कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? चलें कुछ पढ़ाई कर लें। ठीक है। बेसिकली मैं भी देखा बहुत सारे लोगों के कमेंट थे उस पर कि जो हम एक वीडियो कुछ लोगों ने बना के छोटे छोटे क्लिपें डाली हैं जो हम लोग उस दिन पढ़े थे एकीकरण, तो काफ़ी डिमांड आई, तो हमने कहा कि चलो एक वीडियो और शूट कर लेते हैं उस पर। और वीडियो शूट करने में एक बात नियत है कि आप लोगों को बुला लिया इसके लिए कि कुछ आपका ही भला हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक रिवीजन तो हो ही जाएगा। ऑलरेडी आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं या जो लोग उस दिन नहीं थे वो लोग भी, उन लोगों का भी आज कॉन्सेप्ट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सोच के हमने कहा कि चलो आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखो, पहली बात तो एक बात, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं या जो लोग नहीं उस दिन आए थे, अगर अगल बगल में बैठे हैं तो ये नहीं कि ये हमको पता ही है, यहाँ से आगे का बताना है। थोड़ी देर के बाद वो भी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जितनी जानकारी आपने इकट्ठी करी है। तो शांतिपूर्ण तरीके से रहें, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप लोग ज़्यादा बोलेंगे तो नॉइस आएगी और फिर बाकी और लोग जो देखेंगे उनको भी दिक्कत होगी, इसलिए शांति से। और जिन जिन के जहाँ पे डाउट हो या जो क्लियर नहीं हो पा रहा है वो पॉइंट नोट कर ले, और नोट करने के बाद में जब वीडियो के एंड में या मतलब क्लास के एंड में मुझे दे, मैं लास्ट में 15 मिनट सारे जो भी हैं डाउट वो तुम्हारे क्लियर कर देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अभी हम शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कहाँ कहाँ से जानकारी है। मतलब अगर हम भारत के एकीकरण की बात करें, तो एकीकरण में मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कहाँ तक कितनी जानकारी है। आप बताएं। शून्य से शुरू करें, शून्य से, यानी 1947 से 2023 की तरफ चलें हम इस दिशा में, क्योंकि इस चीज़ों को सही स्थान पर रख के देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि 1947 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 49 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, हमारा संविधान बना, और यहाँ से अभी रिसेंटली 2019 में क्या हुआ। क्योंकि फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसे हम बोले कि 2023 में क्या हुआ, यानी 19 में क्या हुआ। तो इस चीज़ को क्लियर अगर हम देखें 2019 तक आते आते, अगर शून्य से शुरू करते हैं 47 से, तो एक बात निहित वो है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1947 से। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 1947 से शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि हम 15 अगस्त 1947 के बाद से शुरू करें या 45 से शुरू करें। उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। वो ये कि 3 जून 1947 से शुरू हुआ, क्या प्रोसीजर शुरू हुआ, और यहीं से सब सारी जो रार अब तक होती आई थी उसकी जड़ पड़ी। देखो, हम 200 साल पिछले 47 से पहले से देखो तो हम 200 साल बिफोर, इतने साल से तो हम यहाँ पे अंग्रेज़ों से कैसे ना कैसे भी करके कभी लड़ाई कर रहे हैं, कभी झगड़ा कर रहे हैं, कभी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कभी जाके उनके संसद में बम फोड़ दे रहे हैं, कभी हम कोर्ट में जाके, कभी जिधर मिल गए अंग्रेज मारपीट कर ली, कभी उनने हमको देख लिया तो उनने मारपीट कर ली। मतलब एक दूसरे को परेशान करने पे और एक दूसरे से को भगाने पे लगे पड़े हैं। हम तो बोलते हैं ना क्लास में, कॉलेज में भी वही प्रोसीजर है कि जैसे एक आदमी नया पहुंच जाता है, जैसे आप लोग शायद कॉलेज में जब रहे होंगे तो रैकिंग कि एक कोई आदमी आ गया तो वो लगता है तुमको ये कौन सा अंग्रेज आ गया, या उसको लगता है कि ये अंग्रेज हैं और हम क्रांतिकारी हैं, उस टाइप की फीलिंग आती है ना। तो वैसे ही सिस्टम चल रहा था यहाँ। क्या हम 200 साल से बाकायदा संघर्ष कर रहे हैं, तो मजाक की बात है, संघर्ष बहुत कर रहे थे, बहुत लोगों ने बलिदान भी दिया है अपना, जिसकी वजह से हम आज आज़ादी को मना पा रहे हैं। बहुत हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान था, और यूँ कहें कि कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, कितने। इस जो 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस 15 अगस्त को सेलिब्रेट तक कितने लोगों ने प्राण गंवाए, और आज हम स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं तो उन्हीं का बलिदान है। इसमें हम अपना बहुत बड़ा योगदान ना समझें कि हमारा कुछ इतना बड़ा योगदान है, योगदान उन्हीं का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव, पता नहीं बहुत अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस देश के लिए। ऐसे ही नहीं हमको आज़ादी मिल गई है। तो हम शुरू करते हैं 3 जून 1947 को क्या था। ये 3 जून 1947 को क्या हुआ कि हमारी जो आज़ादी की मांग थी एकदम चरम पे थी, और बहुत कुछ करने के बाद आखिर लास्ट में अंग्रेज़ों ने
अंग्रेजों पर दबाव बन ही गया हमारा कि अब भारत को उनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम जाते हैं, तो जाने से पहले एक काम और करते हैं कि जो कुछ हो सके अपने करने की तो वो कसर के छोड़नी है। तो उन्होंने एक कंडीशन और छोड़ के गए थे, जाने से पहले उन्होंने एक कंडीशन कर दी कि एक मुस्लिम लीग बना दी। मतलब उनकी पॉलिसी थी राज करना। राज करने की पॉलिसी में एक चीज़ नियत होती है, उनका क्या था कि फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की हम लोगों ने बहुत बार कहावत सुनी कि फूट डालो राज करो। तो फूट डालो राज करो का सिस्टम क्या था कि भारत में तो अंग्रेज के आने से पहले मुगल सल्तनत थी, बहुत सारे हिंदू राजा भी थे, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे थे, यहाँ रह रहे थे। छोटी छोटी रियासतें थी, लगभग 565 रियासतें तो तब तक बची थी। जब हम संयुक्त प्रांत को जोड़ ले, उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था उसको, उससे पहले तो और ज़्यादा रियासतें थी, 565 रियासतें तो तब थी। जब 1947 तक जब अंग्रेज छोड़ के हमको जा रहे थे तो उस टाइम तक भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था। उसमें बहुत सारी रियासतें तो अंग्रेजों ने बना ली थी, जिनके संयुक्त प्रांत बनाया। संयुक्त प्रांत अंग्रेजों ने तभी बनाया, यानी मतलब छोटी छोटी रियासतों पे उन्होंने कब्जा किया। अंग्रेजी बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर हम समझते तो बहुत लगता है, लेकिन बहुत लंबा समय हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ये हम किसी दिन और पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो सबसे पहले क्या हुआ क्लियर कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसके आने के बाद में कुछ दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया, और कुछ दिन व्यापार करने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मीन को कब्जाना शुरू कर दिया, मतलब एरिया पे अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, मतलब बहुत सारा एरिया इन्होंने कब्जे में ले लिया। उसके कुछ दिन के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत परेशान कर दिया यहाँ पब्लिक को, जब फिर यहाँ आंदोलन होने लगे तो लगे हाथ सेकने में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आ गई। चलो उसने कहा कि चलो ठीक है, एक थोड़ी सहानुभूति दिखाई, कहा कि नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी और उसके जो कर्मचारी थे वो एक कंपनी की तरह रूल करना चाहते थे। ब्रिटिश क्राउन जो आया, ब्रिटिश क्राउन के पास तो पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मतलब एक राष्ट्र के ऊपर राज कर ही रहा था, एक रूलिंग का। उनके पास बेसिकली एक इतना एक्सपीरियंस था कि उन्होंने अपना यहाँ आके थोड़ा बेसिक फैसिलिटी दे दी इंडिया वालों की, इंडिया की पब्लिक के लिए। तो इंडिया की पब्लिक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के, मतलब जैसे लगता है ना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, जैसे मान के चलो आप बहुत ज़्यादा गर्मी से आ रहे हो और आपको कोई पंखा चलाने वाला मिल जाए तो सुकून लगता है, फिर एसी मिल जाए तो और सुकून लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ आग बरस रही थी इंडिया में उस टाइम पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये आलम बना रखा था कि लोगों को तबाह करके छोड़ा हुआ था। उसमें ब्रिटिश क्राउन ने थोड़ी रियायतें बरत दी, कर थे या तमाम तरह तरह के जो कर ले रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें ब्रिटिश क्राउन ने थोड़ी रियायतें बरती। उन थोड़ी रियायतों की वजह से मोस्टली पब्लिक ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई और शांति से सांस लेने लगी। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, अब ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। और ब्रिटिश क्राउन का शासन आपका यहाँ तक चला है 15 अगस्त 1947 तक। इसमें क्या है, 3 जून को ये तो आपका हुआ माउंटबेटन योजना, हिंदी में लिख देते हैं, ये है माउंट बेटन योजना, क्योंकि माउंटबेटन को लास्ट वायसराय, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के अंतिम वायसराय बना के लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। ये थे अंतिम वायसराय, गवर्नर। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यहां तक अभी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ पाकिस्तान की कोई मतलब जिक्र चल रही है, ब्रिटिश क्राउन के सामने है जिक्र। पाकिस्तान की तो मुस्लिम लीग ने मांग करी थी। यहाँ पे मुस्लिम लीग को भी समझ लेना आवश्यक है कि अंग्रेज जब जा रहे थे तो उनको अपना जो काम करना था वो कर दिए। उन्होंने क्या था कि हिंदू और मुसलमानों को फूट डाल दी, तमाम तरह तरह की बातें करके, मतलब उनकी एक पॉलिसी थी साम दाम दंड भेद, यानी साम दाम दंड और भेद। इसको समझे ऐसे कि साम मतलब किसी चीज़ को समझाना, पहले उनको एडवांटेज दिखाना कि तुम हमारे साथ रहोगे, ये करोगे, ये करोगे, इसका ये प्रॉफिट है, यानी इसमें आपको समझाना। दाम लालच देना, प्रलोभन देना पैसे का, और वही किया उन्होंने। राजाओं को पहले प्रलोभन दिया, प्रलोभन दे के पूरे भारत पे राज कर लिया, यानी यहाँ पे प्रलोभन देना। नहीं मानो प्रताड़ित करना, यानी दंड देना, पनिशमेंट। अंत में कुछ भी नहीं मानोगे, ये बचाना है, ब्रह्मास्त्र इसको चला देना, इधर के उधर, उधर के इधर, दोनों के कान भर के
मिला जुला के बराबर कर देना, और फिर बाद में ये तो चल ही जाता था उनका। और जब ये तीनों समझ में आ जाते हैं लोगों के और इनमें से कोई नहीं चलता है तो फिर उनका छोड़ के जाना, वो सिस्टम था। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर ये कर लें कि ये हमारा जो स्वतंत्रता अधिनियम था ये हमारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट जो क्राउन, जो हमारे यहाँ ब्रिटिश क्राउन यानी बोलते हैं, तो ब्रिटिश का जो राज था तो उनका लंदन में, ब्रिटेन में उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे और राष्ट्र भी गुलाम बना रखे थे छोटे छोटे, ये हमारा प्रस्ताव रखा गया कि अब भारत को आज़ादी भी चाहिए, छोड़ना अंग्रेजों ने तो मन बना लिया कि आज़ाद करना ही है। अब क्या हुआ, इन्होंने माउंटबेटन को बुलाया, इनको बुलाया, कहा कि हम भारत को आज़ाद करना ही है, अब तो गुजारा होगा नहीं, तो इसका कुछ ऐसा उपाय बताओ मुझे, जैसे क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना, उनको चाहिए अलग पाकिस्तान। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लो कि मोहम्मद अली जिन्ना की शुरू से ही मांग थी, मुस्लिम लीग की जो मांग थी, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के द्वारा दी हुई है, मैं बता रहा हूँ कि सामदान दंड भेद भेद दे के कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़काया कि तुम आने वाले समय में हिंदुओं की संख्या अधिक है, तुम्हारी संख्या बहुत कम है, तुमको स्पेशल कुछ मिलेगा नहीं, तुम रह नहीं पाओगे, इस टाइप की बातें करके आखिर भड़का दिया। और जिन्ना या जिन्ना से पहले बाकी औरतें, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना उस तत्कालीन उसके अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के, तो उनकी तो एक ही मांग थी कि हमको पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र चाहिए। ब्रिटिश क्राउन को क्या था, उनको तो तुमको छोड़ना ही था, तुम पाकिस्तान बना लो, बांग्लादेश बना लिया, बाद में बना बांग्लादेश, खैर वो पाकिस्तान ही था, आप ऐसे 5 राष्ट्र बना लो और इजी रहेगा। भविष्य में उनको फिर राज करने का मन होता तो दोबारा से आक्रमण करके भी कर सकते थे, क्योंकि जितने अधिक राज्य होंगे, जितने छोटे छोटे होंगे, उनका ये कंडीशन था। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक पाकिस्तान बना लो, एक वो गए, पाकिस्तान की मांग भी मान ली गई। अब ये 4 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया, अब ये 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। यहाँ एक चीज़ समझ लेनी जरूरी है कि यहाँ पे अभी हमारा प्रस्ताव पास हुआ है, इसमें हमको कुछ ऐसा दिया नहीं। अभी इसमें भारत के अंदर तब तक 565 रियासतें थीं। अगर हम रियासतों की बात करें, 565 रियासतें हैं अभी भी। इसमें क्या हुआ, अब आई यहाँ पे संज्ञान में माउंटबेटन योजना। अब यहाँ से ये आया आपका माउंटबेटन जो योजना थी, इसको हम पकड़ लें। 3 जून जो 1947 को माउंटबेटन ने पेश की थी, इस योजना को रखे, बोला गया कि अब इस योजना के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। इसकी कंडीशनें क्या थी, इसकी बहुत सारी कंडीशन थी, हम कुछ कंडीशनों पर बात कर लेते हैं, सारी कंडीशनों को नहीं पकड़ के चलते हैं, क्योंकि सारी कंडीशनें अगर पकड़े तो टाइम लगेगा और ज़्यादा। इसकी पहली कंडीशन थी पंजाब का विभाजन एवं बंगाल का विभाजन। पंजाब और बंगाल का विभाजन, असम का जो एक राज था सिलहट करके एक जगह थी, वो उसका जनमत संग्रह के अनुसार इसमें एक कंडीशन थी, इसका तो विभाजन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन जो थी कहीं इधर थी बंगाल की तरफ, या मुस्लिम मोस्टली पॉपुलेशन थी, जो बांग्लादेश बाद में चला गया, वो पूरा हिस्सा बंगाल का था। इधर जो थी, इधर कुछ सिख थे, सिख कम्युनिटी थी, और साथ में मुस्लिम पॉपुलेशन थी। जो अभी हम जो पंजाब को देख पा रहे हैं, इतना बड़ा पंजाब नहीं था। पंजाब भारत का पूरा पंजाब अभी जो भारत में है, वो पाकिस्तान के अंदर पंजाब और बहुत सारा हिस्सा, यानी महाराजा रणजीत सिंह, अगर आपने सुना हो उनका नाम, तो उनका जो था लाहौर तक फैला हुआ था साम्राज्य, महाराजा रणजीत सिंह थे। यहाँ पे एक कंडीशन और थी, पंजाब की एक थी पेप्सू करके, आपने अगर सुना हो तो, ये पटियाला मतलब उसका एम्पायर का एक यूनियन था, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन के एक पंजाब रियासत के टाइप में बन गया था, यानी एक पंजाब प्रेसिडेंसी, यानी पटियाला रियासत थी। अब माउंटबेटन योजना की पहली बात तो ये थी कि ये विभाजित करेंगे। सेकंड पॉइंट था इनका, आसाम में कि सिलहट की तरफ से जनमत संग्रह कराएंगे। जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह बेसिकली जनमत संग्रह है कि
आमतौर पे वोटिंग कराना, यानी यहाँ की पब्लिक के पास में दो विकल्प रखे जाएंगे, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान। यानी पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान दो पाकिस्तान थे, अभी प्रेजेंट पाकिस्तान है वो, और बांग्लादेश वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था, नहीं पाकिस्तानी था। इन यहाँ के पब्लिक के पास दो ऑप्शन होंगे, वोट करेंगे ये लोग, इंडिया में वोट करेंगे तो इंडिया का मतलब अधिक वोट जिसको मिलेंगे, इंडिया को अधिक वोट मिलेंगे तो इंडिया, नहीं तो पाकिस्तान को मिलेंगे तो पाकिस्तान, जनमत संग्रह कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे तीसरी कंडीशन और थी, वो ये थी रियासतों को लेके, मतलब रियासतों के पास जो रियासतें थीं विकल्प था उनके पास विकल्प था कि रियासतों के पास एक विकल्प था कि या तो वो भारत के साथ जाएं, या वो पाकिस्तान के साथ जाएं, या किसी के साथ ना जाएं, वो यथा स्थिति में रहना चाहें तो रह सकती हैं। और ये कंडीशन रियासतों के लिए जो ये कंडीशन रखी थी माउंटबेटन योजना की, यही बाद में बहुत बड़ा सिरदर्द बना जो अभी तक हम जम्मू एंड कश्मीर को झेलते आ रहे थे। अब समझ लेते हैं आगे। अब क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी यहाँ पे अभी एक बात और समझ लेना है कि जिन्ना पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान बना दिया, वहाँ से जिस दिन पास हुआ उस दिन पाकिस्तान बना दिया गया, कहा कि ठीक है अब आपके पास पाकिस्तान का जो लास्ट टाइम था 14 अगस्त को पाकिस्तान बना पूर्णतः, 14 अगस्त 47 ये हो गया पाकिस्तान, ये 15 अगस्त 1947, यहाँ कुछ बना नहीं है, ये तो भारत था ही पहले से, यहाँ मिली है आज़ादी। इनको भी आज़ादी ये तो मानते थे मुस्लिम लीग की, हमको भी भारत से आज़ादी मिली, हमको अंग्रेजों से आज़ादी मिली, ये अपना मानते हैं कि इनको भारत से आज़ादी मिली। ठीक है, अब यहाँ से लेके दोनों राष्ट्रों के पास में इतना समय था, इतने समय के अंदर आप इन रियासतों को, जो 565 रियासतें हैं, इन रियासतों को आप भारत या पाकिस्तान में कितना कौन ले जा सकता है, वो दोनों सरकारें, यानी जो तत्कालीन सरकारें थी उनकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता था। और उसके साथ में कुछ ऐसी रियासतें थी जो बिल्कुल भारत के बीच में स्थित, जैसे संयुक्त प्रांत। अंग्रेज हमको जो जा रहे थे देखे, वो इतना ही हिस्सा दे के जा रहे थे जितने पे अंग्रेजों का पूरा हक था, जिनसे अंग्रेज कर ले रहे थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया बाद में, उनको छोड़ के नहीं जा रहे थे। वहाँ पे तो राजा रूल करता था, और राजा रूल करता था तो राजा अंग्रेजों को टैक्स देता था, और अंग्रेज केवल उनसे, राजा से 3 चीज़ें लेते थे, यानी, और हमने भी विलय किया था, इसी कंडीशन पे किया था विलय। देखो, एक हो गया विदेशी नीति, विदेशी मुद्दे, सेकंड हो गया संचार, और तीसरा हो गया आपका पहला हो गया हमारा सुरक्षा का जो था, सीमा बॉर्डर एक रहेगा, उसकी जो सुरक्षा है, यानी विदेश नीति जिसे बोले, विदेश नीति भारत की रहेगी, राज आपका रहेगा, वो उसी टाइम अंग्रेज राज कर रहे थे। सेकंड हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, यानी संचार या उससे जुड़े मामले। पहला हो गया सुरक्षा यानी विदेश नीति, दूसरा हो गया संचार, उससे मतलब या संचार से जुड़े मामले जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तीसरा हो गया डाक, पोस्ट। इन नीतियों पे हमारे साथ विलय किया गया था सभी राज्यों का, लगभग सभी राज्यों का। बाद में हमने नहीं माना, वो अलग बात है, और कुछ चीज़ें नहीं माननी भी आवश्यक होती हैं, क्योंकि सब चीज़ों को सही रख के देखेंगे तो उतना आवश्यक भी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये तो कंडीशन हो गई हमारे पास। तो हमारे अंदर जो रियासतें थी, बहुत सारी रियासतें, पटेल जी को बनाया गया रियासत मंत्रालय का हेड। देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें, रियासत मंत्रालय,
एक बनाया गया रियासत मंत्रालय। नेहरू बन गए प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू बन गए। यहाँ पे आपके हो गए नेहरू, ये हो गए जिन्ना। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासत मंत्रालय के हेड। प्लस में गृह मंत्री, प्लस में उप प्रधानमंत्री। अब यहां एक चीज और समझ लेने की जरूरत है, रियासत मंत्रालय के तो हेड बना दिया पटेल जी को। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट आदमी है, बीपी मेनन। बीपी मेनन ये हो गए रियासत मंत्रालय के सचिव। तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये सिविल सेवक थे एक तरीका से। अभी हम माने तो ये आईएएस ऑफिसर के रैंक के आदमी, यानी उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सचिव थे। इनको पटेल जी ने बातचीत करके अपने साथ लिया और इनको बनाया रियासत मंत्रालय का सेक्रेटरी, यानी ये बन गए सचिव। अब इन दोनों आदमियों ने मिलके, पटेल जी ने और इनने मिलके पूरा देश का नक्शा बदल दिया। जितना बड़ा योगदान इन दोनों आदमियों का है, भारत को इतना बड़ा, भारत मतलब अभी जो हमको इतना बड़ा देश मिला है, इतने बड़े देश को बनाने में इनका और इनका जितना बड़ा योगदान है, मुझे नहीं लग रहा कि और दूसरे किसी व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान है। पटेल जी आमतौर पे, पटेल जी की एक छवि थी एकदम तेज तर्रार नेता। ये नॉलेज वाले आदमी, बहुत नॉलेज थी इनके पास, क्योंकि तत्कालीन भी सिविल सेवक थे। उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी सिविल सेवक के पद पर रहे थे, तो बहुत ग्राउंड को पटेल जी से भी अच्छे से जानते थे। पटेल जी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, पब्लिक उनकी बहुत सुनती थी। अब यहाँ तक एक चीज़ इतना क्लियर हुआ, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेनी और आवश्यक है कि पटेल जी ने बहुत सारी रियासतें, इसमें से 530 रियासतें शांतिपूर्ण तरीके से भारत बना ली, विलय कर लिया। ठीक है, बची कौन सी 3 रियासतें, उन पे कंडीशन थी। जैसे एक हो गई जूनागढ़, कुछ अपवाद, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। अब आप खुद सोचो, पटेल जी, बीपी मेनन, जो आदमी 565 रियासतों में 530 रियासतों को लेके जा रहा है साथ में, यानी 565 में 530 नंबर लाने वाले आदमी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो? क्योंकि इधर पाकिस्तान ही बन रहा था कि उसके पास रियासतों की भूख लगी हुई थी कि जितनी अधिक रियासतें वो ले सके उतनी वो ले ले। 530 रियासतें इन लोगों ने अपनी मिला जुला के मिला ली। कुछ जैसे भोपाल वगैरह हो गई, ये सब रियासतें ये भी बाद में मिला ली, इनमें थोड़ा मैटर अटका, मिला ली। अब यहाँ पे हम क्लियर कर ली, यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 रियासतें बची थी, 3 रियासतें, जिनमें एक हो गया हैदराबाद, एक हो गया जूनागढ़, एक हो गई जम्मू एंड कश्मीर, यानी तब जम्मू एंड कश्मीर नहीं थी, ये कश्मीर रियासत थी, कश्मीर। अब हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम यहाँ से शुरू करें 3 रियासतों के इतिहास को। अब समझते हैं, क्योंकि बाकी कुछ बचा नहीं है इसमें जो क्लियर ना हो पाया हो। अब ये जो 3 रियासतें बची हैं, इन 3 रियासतों की कहानी लंबी चली, और वही कहानी उनमें से भी 3 रियासतों के बाद ये 2 रियासतें खत्म होकर हम पहुंचेंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे हम पहुंचेंगे एक रियासत पे जो है कश्मीर। और वही आपके 2019 तक मैटर बना रहा, मतलब 2019 तक अगर कोई मैटर बन रहा तो ये कश्मीर रियासत, वो क्यों, उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो मिटा देते हैं ये। अब क्या हुआ, जब ये सब क्लियर होने के बाद में 565 में 530 रियासतें तो पटेल जी ने मिला ली बीपी मेनन के साथ में मिलके। अब बची हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को देखने से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले जूनागढ़, मतलब जो रियासत में ज़्यादा मैटर नहीं सॉल्व मतलब फंसा, उसको सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि जल्दी होगा, उससे थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाए। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आपको पहले ही, यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं 565 रियासतों में, या ब्रिटिश क्राउन खत्म हो रहा है और भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन रहे हैं, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे चंदन नगर और गोवा का जो हिस्सा था
त्रावणकोर वगैरह तो मिल गई थी भारत में। गोवा, चंदन नगर, लक्षद्वीप वगैरह वो पार्ट अभी इसमें नहीं है। दमनदीप वगैरह जो है, हमारा दमन है, दीव है, वो सब पार्ट अभी इसमें नहीं है। उसकी और लंबी कहानी है। गोवा के लिए तो हमको स्पेशल एक नेवी ऑपरेशन चलाना पड़ा, यानी सेना का ऑपरेशन चलाना पड़ा था, क्योंकि गोवा पे पुर्तगालियों का था। इधर चंदन नगर वगैरह और बड़ी रियासतें थी, कुछ रियासतों पे इन पे फ्रांसीसियों का शासन था। हमको अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, पुर्तगाली और फ्रांसीसी छोड़ के नहीं जा रहे थे। चलो आगे क्लियर करते हैं कि 3 रियासतें जो बची, एक इनमें से बची जम्मू एंड कश्मीर, यानी कश्मीर रियासत थी उस समय। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। और चंदन नगर गोवा वाला वो मैटर बाद में सॉल्व समझेंगे किसी और वीडियो में, नहीं तो ये तो बहुत लंबी वैसे भी होने वाली है, और लंबी हो जाएगी तो पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाओगे। अभी बोरियत जैसी फील आ रही है? अगर बोरियत जैसी फील आ रही हो, लग रहा होगी जैसे कि अब ना हो पाएगा, तो हम भी उसी भाव में आ जाएंगे तुमसे ना हो पाएगा, और फिर हम बंद करें आराम से, फिर किसी और दिन पढ़ें। चेहरे को देख के तो नहीं लग रहा है कि लास्ट तक चल पाओगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आ गया जूनागढ़। जूनागढ़ प्रेजेंट क्या है? जूनागढ़ था जो अभी गुजरात में सौराष्ट्र है, जो सौराष्ट्र के एरिया में एक जूनागढ़ रियासत थी। बड़ी रियासत नहीं थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी थी, मीडियम रियासत थी। बाद में जूनागढ़ को विलय करके बम्बई, मतलब प्रेसिडेंट, मतलब जो उस समय बम्बई थी रियासत, बम्बई का हिस्सा बनाया गया। कुछ दिन के बाद में फिर गुजरात जब अलग हुआ तो जूनागढ़ को सौराष्ट्र का हिस्सा बना दिया गया बाद में। समझते हैं इसको। इसमें क्या था, जूनागढ़ का जो नवाब था महावत खान था। ये था मुस्लिम। पॉपुलेशन जो थी, जनसंख्या, हिंदू थी 80%, कम से कम 20% मुस्लिम थी। नवाब था मुस्लिम। पटेल जी ने इसके पास गए, महावत खान साहब को एक गाजर दी, कहा कि गाजर खाओ और भारत में मिल जाओ, उसी में फ़ायदा है, उसी में तुम्हारी भलाई है। यानी भलाई क्या, क्योंकि तुम भौगोलिक स्थिति में आप भारत के साथ हो। क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन और देख लेनी है कि गुजरात का जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा जो गुजरात का लगता है, छोटा था, यहाँ पे सौराष्ट्र रियासत है, इधर समुद्र है। पाकिस्तान बहुत ऊपर जाके कहीं मिल रहा है, इधर आपका मिल ही नहीं पा रहा है, वहाँ पे बिल्कुल आउट में मिल पा रहा है। यानी ऐसे समझें, नक्शा तो हमारा बहुत अच्छा रहा है पहले से ही बनाने की, अगर हम बात करें तो। जो ये जो बन जाए उसी हिसाब नहीं बन पाएगा, बेइज्जती नहीं करनी भारत के नक्शे की। तो गुजरात का जो एक ऐसा हिस्सा बनता है, यहाँ पे एक रियासत थी जो जूनागढ़ रियासत थी। समुद्र का बहुत सारा हिस्सा लगते हुए बॉर्डर शेयर करते करते पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम लोग जहाँ से ऊपर राजस्थान आते हैं, राजस्थान तक पहुँचते हैं। इनको जाना है पाकिस्तान में, यानी महावत खान पाकिस्तान में जाएंगे। और पाकिस्तान वाले क्योंकि जिन्ना नए नए प्रधानमंत्री बने और रियासतों के भूख है, कितना बड़ा बना लूँ मैं, जितना बड़ा बना लूँ उतना बड़ा बन जाए। ये बोल रहे ठीक है हम आ रहे हैं साहब, और वो वहाँ से बोल रहे कि हाँ हम भी आ रहे हैं, हम खड़े हैं, आओ आप तो साइन करो, हम आ जाएंगे वहाँ से। अरे कैसे आ जाओगे तुम यार, यहाँ पे आप पूरा समुद्र की सीमा तुम्हारी लगती है, तुम समुद्र की सीमा अभी प्रेजेंट टाइम की स्थिति हम बताएं, पाकिस्तान ने हमारा हवाई स्पेस बंद किया हुआ है, मतलब एयर स्पेस है जो, मतलब उसकी जो सीमा से हम जाते थे वो बंद किया हुआ है। तो दुबई या सऊदी हमको जाना रहता है तो हम अभी गुजरात होके जाते हैं घूम के, क्योंकि उनका एयर स्पेस, मतलब पाकिस्तान के ऊपर से हम नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि एयर स्पेस बंद किया हुआ। अब इनकी बुद्धि खराब है और जिन्ना की भी साथ में। ये बोल रहे हैं तुम रुको हम आ रहे हैं, कैसे आ जाओगे भाई, समुद्र की सीमा अलग बात है, स्थलीय सीमा अलग बात है। पटेल जी गए, पटेल जी ने कहा गाजर खाओ, इन्होंने कहा नहीं हम तो बिरयानी खाएंगे। पटेल जी ने कहा व्यवस्था नहीं बन पाएगी, आपकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के साथ है, आप खामखा गलतफहमी पाले हुए हो कि आपसे हो नहीं पाएगा, और मजबूरी में आपको फिर कुछ हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी उल्टी सीधी, बाद में फिर आड़ी तिरछी पड़ेगी। अपन शांति से बोल रहे हैं, गुजराती माइंड है। तो कहा कि गुजरात के ही हम हैं, और गुजरात में जो अभी मतलब प्रेजेंट है, उस टाइम तो गुजरात था नहीं, तो कहा कि हम भी यहीं के हैं, थोड़ा समझ जाओ, नहीं समझोगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन नवाब कैसे, नवाब ने पान खाया। इनके ऊपर तो बहुत रोचक कहानियाँ हैं। पहले नवाब तो आमतौर पर नवाब ही थे, नवाब जैसे ही थे, लेकिन वो सब बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आगे क्या होता है कि नवाब साहब नहीं माने, पटेल जी
के अंदर बड़ी क्वालिटी थी। एक लाठी रखते थे, गाजर रखते थे, गाजर खिलाया, गाजर नहीं खानी है तो लाठी बजा दी, हल्की सी लाठी बजाई, जूनागढ़ रियासत में विद्रोह हो गया। अब जूनागढ़ रियासत में जब विद्रोह हो गया तो जूनागढ़ रियासत के अंदर भी बहुत छोटे छोटे मतलब कमिश्नरी टाइप बोले, यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम डिस्ट्रिक्ट या तहसील बोलते हैं उस टाइप के थे। यहाँ की पब्लिक ने कर दिया विद्रोह, नवाब गया भाग, ये निकल गया यहाँ से, सीधा पाकिस्तान रुका जाके। अब इसके एक सचिव यानी मंत्री बचे थे, जो उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, बिलावल भुट्टो और ये बिलावल भुट्टो जरदारी, ये कौन कौन जो भी है, इनके ही नाना चाचा परनाना करके वही थे। वो आए पटेल जी के पास में, कहा कि अब आप आइए, कागजी कार्रवाई पूरी करिए, हम तो इंडिया का ही पार्ट बनना चाहते हैं। पटेल जी ने कहा कि ऐसे नहीं, हम इतिहास में अपने ऊपर एक दाग क्यों लगाएंगे कि हमने जोर जबरदस्ती से मिला लिया किसी को। कहा कि हम कराएंगे यहाँ पे जनमत संग्रह। यहाँ पे हुआ, फिर जूनागढ़ में हुआ जनमत संग्रह। जनमत संग्रह हुआ, फाइनली वोट पड़े इंडिया के पक्ष में और ये बन गया पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जूनागढ़ हो गया इंडिया का पार्ट। अब आती है बात कहाँ पे, हैदराबाद। यहाँ का जो नवाब था वो भी मुस्लिम था। पॉपुलेशन थी, यानी यहाँ पे जनसंख्या की बात करें कम से कम 70% हिंदू। इनको भी पाकिस्तान के साथ जाना है। अब इनकी बिल्कुल बुद्धि खराब है, इसकी थोड़ी बहुत खराब थी, इनकी तो पूरी खराब है, इनमें तो है ही नहीं, बुद्धि खत्म हो चुकी है इनकी तो। अब सोचो हैदराबाद है कहाँ, भारत के बिल्कुल बीच में, भारत के बिल्कुल बीच में तुम बैठ गए। ये है पाकिस्तान, इधर एक है पाकिस्तान। अगर सोचो अब यहाँ से ये जाना चाहे इधर या इधर, किधर जाएगा, ये कहाँ जा पाएगा। लेकिन नहीं, उधर जिन्ना भी पागल बोल रहे हैं हाँ आओ, हम आप साइन करो, हम आते हैं। तो कैसे आते हो यार, यहाँ पे हम इधर से नहीं निकलने देंगे तो कैसे आ जाओगे आप कहीं से, जो ये हमारा पूरा इंडिया का पार्ट है, पूरा इतना इंडिया का पार्ट, हम यहाँ से आपको पार नहीं होने देंगे। आप यहाँ उड़ के आओगे कैसे, जब हम ऊपर का स्पेस नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे ये। इनने क्या किया, ये थोड़ा चालाक आदमी निकला बाद में। इसने पटेल जी से कहा कि हमको चाहिए, हमको मेरे साथ एक एग्रीमेंट करो यथा स्थिति के लिए, मतलब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिससे 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर दीजिए, जिससे हम यथा स्थिति पर रहें, अभी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहें। 1 साल के बाद हम सोच समझ के निर्णय लेंगे कि हमको भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, या हमको स्वतंत्र रहना। यहाँ वही माउंटबेटन की एक पॉलिसी काम कर रही है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यथा स्थिति में रहना चाहें तो भाई, और दिमाग इनका इसीलिए खराब है कि यथा स्थिति वाली पोजीशन है और ये जाना चाहते। अब इन्होंने क्या किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिया पटेल जी के साथ में, इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर दिया। उस एग्रीमेंट से इनको 1 साल का टाइम मिल गया, 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया कि 1 साल तक ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन पे हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, आराम से रहो पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, टाइम है अभी, बाकी और मैटर सॉल्व कर लेते हैं, बाद में तुमको भी कर लेंगे, तुम जाओगे। हैदराबाद की रियासत के इसने क्या किया, ये हमारा हिस्सा अभी बना नहीं है, 1 साल के लिए एग्रीमेंट मतलब यथास्थिति में रुका हुआ है कि मतलब ये नवाब रहेगा, हमारा कुछ ऐसा नहीं बनता है इस पर हम ज़बरदस्ती इस पर दबाव बना सकें। इसने क्या किया कि अपनी सेना तो इसके पास थी, हथियार मंगाने शुरू कर दिए, कुछ भी होता था बाकी यूएन में चला जाता। तो भारत यूएन का सदस्य भी बन चुका था, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी बन चुका था। 1 साल के एग्रीमेंट पे है, इसने क्या किया, हथियार मंगाने शुरू कर दिया और इसने एक संगठन बना दिया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये आता है, एक संगठन बनाया MIM, इसका नाम फुल फॉर्म क्या था, मुस्लिमीन कुछ करके ऐसा ही था, मुस्लिम था वही, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे AIMIM जो बना है, जिसके असद साहब यानी असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, जिससे ये बाद में जाके बना AIMIM, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे है। ये एक उग्रवादी संगठन था जो मुस्लिम पक्ष में था, मतलब हिंदू विरोधी संगठन के रूप में देखें अगर हम, तो उस समय ये वही बन के उभरा था, एक उग्रवादी संगठन MIM, ये था एक उग्रवादी संगठन।
राजा इसको थोड़ा सपोर्ट करता था संगठन को। इसने क्या किया, एक साल में वहाँ पे जो हिंदू पॉपुलेशन थी, जो 70% हिंदू पॉपुलेशन थी, तबाह कर दिया, जीना हराम कर दिया इनके इसके लड़ाके। क्योंकि अभी हमारा पार्ट बना नहीं है। नेहरू जी विदेश की छवि को लेके, मतलब यूएन में हमारी बहुत अच्छी छवि बनी रही, इसको लेके बहुत सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं। हैदराबाद का नवाब पूरा इनको सपोर्ट कर रहा है, ये हिंदुओं को निपटा रहे हैं। जो आदमी, मतलब हिंदू या कोई भी हो, जो आदमी, हैदराबाद रियासत उतनी बड़ी नहीं थी जितना हम अभी देख पा रहे हैं। हैदराबाद अभी तो इसका पार्ट जो कन्नड़ वासी थे कर्नाटक में चले गए, या मराठी जो भाषी थे महाराष्ट्र में चले गए, और बाकी जो बचे आंध्रा में चले गए जो तेलुगु भाषी थे, और ये छोटा सा बन गया तेलंगाना का हैदराबाद। अब तो रियासत ही नहीं रहा, अब तो कुछ भी नहीं रहा, वो केवल तेलंगाना की शायद राजधानी है अभी। अब क्या हुआ कि उग्रवादी संगठन हिंदुओं पर अटैक करता था। इधर हिंदुओं में भी बहुत ऐसे संगठन बने जो भारत के पक्ष में थे, ये पाकिस्तान के पक्ष में था, वो भारत के पक्ष में थे, और वो भी रियलिटेट करते थे उसके मतलब जब ये कोई एक्ट करता था वो भी रिएक्ट देते थे, रिएक्शन उस टाइप से चलता था कुछ दिन। फाइनली क्या हुआ, सरदार पटेल जी ने को जब ये सब बात पता लगी कि ये ऐसे ऐसे मैटर है, और ये नवाब जो है इसने एक संगठन बना दिया है और ये संगठन को सपोर्ट करता है, वो संगठन आमतौर पर हिंदुओं को क्षति पहुंचा रहा है, पटेल जी ने चुपचाप से सेना पठाई, सेना भेजी, कहा कि जाओ मैटर क्या है उसको देख के आओ। 1 साल के एग्रीमेंट में है हम। नेहरू ने रोका भी, लेकिन पटेल जी ने नहीं माना, कहा कि छोड़ो। ये पहुंच गए यूएन। पटेल जी ने कहा, यूएन से जब दबाव बना तो कहा कि नहीं कुछ नहीं है, जगह सेना थोड़ी है, पुलिस है, हमने तो पुलिस भेजी है वहाँ पे थोड़ा ऐसे ही जायजा लेने के लिए, वो तो वापस ले लिया हमने। और सेना को कहा पटेल जी ने, कहा कि एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके निपटा के आओ। सेना ने कहा कि ठीक है। सेना भी हमारी गई, 5 दिन ऑपरेशन चला, और 5 दिन के बाद 6ठे दिन हैदराबाद इंडिया की रियासत। अब हो गया, ये हैदराबाद हो गया इंडिया की रियासत बन गया। नवाब को समझा बुझा के कहा कि तुमको प्रिवी पर्स देंगे, मतलब तुमको पेंशन देंगे, आराम से मज़े से रहो। अब क्या हुआ, जब हैदराबाद हमारे साथ मिल गया तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे बड़ा मैटर फंसा जम्मू एंड कश्मीर का, यानी हैदराबाद हो गया भारत का हिस्सा, जम्मू एंड कश्मीर बचा। और कश्मीर रियासत का नवाब जो था वो था राजा हरि सिंह, डोगरा वंश के राजा थे, मतलब डोगरा वंशी थे। अभी कुछ दिन अब आती है जम्मू कश्मीर रियासत। अब जम्मू कश्मीर रियासत की क्या पोजीशन थी कि यहाँ का जो राजा था, राजा थे हरि सिंह, राजा थे हरि सिंह, जो थे डोगरा वंश के। यहाँ की पॉपुलेशन थी कम से कम 70% मुस्लिम। इसमें कंडीशन ये थे कि हैदराबाद में 70% नहीं मान के चले तो हम 60% तो उस टाइम पे मान ही लो। 60% पॉपुलेशन थी मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन मोस्टली कश्मीर घाटी थी, जो घाटी के एरिया में थी। और जम्मू और लद्दाख ये दोनों कश्मीर रियासत के हिस्से थे, जहाँ के राजा हरि सिंह थे राजा। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेनी जरूरी है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, यहाँ पे एक इनके जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, पूरा वो शहीद हुए थे वो। यहाँ इनकी जो भौगोलिक स्थिति थी, कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति थी, भारत के साथ भी लगभग वही स्थिति थी जो पाकिस्तान के साथ थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर दोनों राष्ट्रों के साथ में बॉर्डर शेयर करता था, यानी सीमा शेयर करता था। सीमा पाकिस्तान के साथ भी मिलती थी और भारत के साथ भी मिलती थी। हम उस सीमा की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी आ गई, एकदम चेहरे पर रौनक आ जाती है तुरंत, मतलब बॉर्डर की बात कर रहे हैं। कहाँ यार दिमाग लगा लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ, दोनों राष्ट्रों के साथ में बॉर्डर शेयरिंग थी। तो जिन्ना, जिस टाइप से हम जूनागढ़ का विलय कराए जन्म संग्रह करके, जिन्ना को या मुस्लिम लीग के किसी भी नेता को सोते जागते अगर सपने आते थे, या जो वहाँ के मानचित्र के
बनाने वाले लोग थे, उनको जो जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नजर आता था, उनको सपने में भी दिखाई देता था तो जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। दो कंडीशन और थी कि जिन्ना को लगता था कि जिस टाइप से इन्होंने जन्म संग्रह कराया जूनागढ़ में, पॉपुलेशन हिंदू ज़्यादा थी तो भारत के साथ गया, और जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन मुस्लिम अधिक है तो पाकिस्तान के साथ ही आएगा। अगर जन्म संग्रह भी कराते हैं तब भी पाकिस्तान के साथ आएगा। लेकिन राजा को एक स्पेशल ब्रह्मास्त्र जो मिल गया, वो मिल गया माउंट बेटन योजना, जो तीसरे नंबर का पॉइंट में बताया था उसका, कि राजा के पास एक ऑप्शन हो गया कि राजा ने कहा कि यथास्थिति में रहे हम, तो इधर जो हमारे माउंट बेटन थे वो गए हरि सिंह के पास में, कहा कि ऐसा करो राजा साहब, आप भारत या पाकिस्तान में से किसी एक राष्ट्र के साथ में चले जाओ, एक देश के साथ एग्रीमेंट कर दो, ज़्यादा बेहतर रहोगे। राजा ने कहा कि अगर मैं किसी के साथ ना जाना चाहूँ तो, राजा वाली फीलिंग में थे, और किसी के साथ ना जाना चाहूँ तो कहा कि संवैधानिक सिद्धांत, सैद्धांतिक तो रूप पे आप संवैधानिक तरीके रूप में आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन चल नहीं पाएगा। दो बहुत बड़े राष्ट्र, दो बड़े राष्ट्र बन रहे हैं, दो बड़े राष्ट्रों के बीच में एक रियासत, छोटी सी रियासत का टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है। राजा ने कहा कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। माउंट बेटन ने हालांकि ये भी कहा कि आप भारत के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे, भारत कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन यदि आप भारत के साथ आएंगे पाकिस्तान ऑब्जेक्शन भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, लेकिन इतना मैटर हाईलाइट होगा नहीं, स्थिति को सुधार लिया जाएगा, स्थिति अंडर कंट्रोल रहेगी, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, आप खाली हाँ करो ना। इनने एग्रीमेंट कर दिया पाकिस्तान के साथ में, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिया पाकिस्तान के साथ। एग्रीमेंट मतलब 1 साल के लिए यथास्थिति में रहेंगे हम, 1 साल के बाद हम सोच समझ के बताएंगे। इनकी दुविधा क्या थी? राजा की दुविधा ये थी, देखो यहाँ पे एक आदमी और इम्पोर्टेंट है, उसका नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट है आदमी, वो है शेख अब्दुल्ला। जो अभी प्रेजेंट टाइम में उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला के पिता और उमर अब्दुल्ला के दादा, ये शेख अब्दुल्ला। लेकिन ये किसी मतलब अब्दुल्ला के लड़के थे, लेकिन ये इनका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा कुछ नहीं था, जो मतलब किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते थे। यहाँ पे कंडीशन क्या हुई? यहाँ पे कंडीशन ये हुई कि राजा हरि सिंह को एक बहुत बड़ा डर ये था कि अगर ये भारत के साथ आते हैं, जैसे मान लो भारत के साथ गए, तो भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहे थे नेहरू जी, तो नेहरू जी का लोकतंत्र इनको तबाह कर देगा, राजशाही चल नहीं पाएगी। और पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामिक स्टेट बन रहा था, इस्लामिक स्टेट बन रहा था, मतलब एक धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा था, और एक इस्लामिक स्टेट में हिंदू राजा का चल पाना बहुत ही मुश्किल है। इनकी दुविधा सबसे बड़ी ये थी, और ये रहना चाहते थे कि यथास्थिति में रहें और हम आराम से राज का सुख भोगते रहे। आखिर लास्ट में चला नहीं, लेकिन इनकी कंडीशन वही थी, इसी के लिए ये पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके 1 साल अपने खड़े रहे। इन्होंने सोचा होगा कि 1 साल तक रुकेंगे, 1 साल के बाद कुछ स्थिति सुधारेंगे और उसके बाद सिचुएशन को हैंडल करेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। शेख अब्दुल्ला से राजा इतना खिलाफ रहता था कि शेख अब्दुल्ला की आवाज़ नहीं निकलने देता था, आवाज़ निकली और इनको जेल में डाल देता था। इसमें शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमए करके गए, वहाँ नौकरी ढूंढने के लिए अपनी कश्मीर में, मतलब तो वहाँ राजा ने नौकरी देने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ आमतौर पर उस टाइम पे एक कंडीशन थी कि नौकरी उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती थी जो हिंदू थे। बहुत बड़ी नौकरी, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट की नौकरी मुसलमानों को नहीं दी जाती थी जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा मतलब सुना है हम लोगों ने। माउंट बेटन चूंकि राजा हरि सिंह के थोड़े मित्र थे, यानी डिप्लोमेटिक मित्र थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ में चड्डी पहन के घूमते थे, डिप्लोमेटिक मित्र थे। अपन क्या है ना, गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में बचपन में वही कंडीशन चली तो वही याद आती है। तो इनके राजा हरि सिंह के माउंट बेटन दोस्त थे। माउंट बेटन ने समझाया, राजा साहब को नहीं समझा, राजा साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि रुको एक दिन, देखिए कोई बात नहीं, सोच समझ लो, सवेरे फिर आते हैं हम, और सवेरे आके एक बार देख लेंगे क्या कंडीशन है, मतलब बात कर लेंगे। सवेरे माउंट बेटन साहब गए, राजा साहब के पेट में दर्द था, बोल के एक नौकर भेजा, कहा कि राजा साहब के पेट में दर्द है, राजा साहब आज नहीं मिल सकते हैं, बाद में आइए। और वही पेट का दर्द, बाद में सिर का दर्द हुआ। इधर क्या हुआ, एक हो गया, इधर शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद कर दिया था। कंडीशन क्या थी कि शेख अब्दुल्ला एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, दूसरा लोकतंत्र का सपोर्टर था। भारत तो एक लोकतांत्रिक देश बन ही रहा था, लोकतंत्र का एक सपोर्टर था, तो
उसको दिखाई देता था राजा को कि अगर इसको मैंने थोड़ी छूट दी तो ये राजशाही ख़त्म करके मानेगा, लोकतंत्र बना के ही स्थापित ही कर देगा। तो शेख अब्दुल्ला की उस टाइम पर ऐसी छवि थी कश्मीर घाटी में, यानी इधर जम्मू की तरफ नहीं, कश्मीर घाटी में जो मुस्लिम पुलिसन वाला एरिया था, ऐसी छवि थी कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे अभी जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री की छवि है उस टाइप से मोदी जी जैसी छवि थी शेख अब्दुल्ला की कश्मीर के अंदर, मतलब कश्मीर वैली के अंदर। लोग इतनी बात मानते थे। इधर क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम लीग को एक नफरत भरी नज़रों से ही देखा कि यार मुस्लिम लीग दो राष्ट्र बनाने के हित में पक्ष में, ये कभी जिंदगी में मुस्लिम लीग के पक्ष में नहीं था, इसने बात करनी उचित नहीं समझी शेख अब्दुल्ला ने। बाद में तो ये जो मैटर हुआ है अभी इसकी तो हम बात ही नहीं करें, वो पॉलिटिकल मैटरों में ज़्यादा इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग से कोई बात तक नहीं की, पाकिस्तान बनाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं था, तो हो ना हो लोकतंत्र के पूर्ण पक्ष में थे, लेकिन भारत के साथ ही जाने के पक्ष में थे। तो नेहरू जी थोड़ी सी सपोर्ट करी कि यहाँ शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी और उनकी थोड़ी विचारधारा एक जैसी मिलती थी, क्योंकि नेहरू जी लोकतंत्र के सपोर्टर थे, दूसरे कम्युनिस्ट थे, ये भी लोकतंत्र के सपोर्टर थे। तो शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल के रखा था राजा ने। इधर क्या हुआ, पाकिस्तान ने एक गेम खेल दिया। सब तो पहले इस गेम को समझना जरूरी है। जिन्ना ने खेला एक गेम, मतलब जिन्ना ने खेल दिया गेम। जिन्ना ने एक खेल खेला। खेल क्या खेला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ब्रिटेन में भारत से बहुत ज़्यादा लोग, मतलब भारत उस समय पूरा भारत था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तत्कालीन भारत से बहुत लोग ब्रिटिश सेना में सिपाही बन के यानी और बाकी पोस्टों पे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था। वो वहाँ से जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो ब्रिटिश ने भारत में भेज दिया, तो वो लोग भारत में आ गए। कुछ लोग भारत की सेना या में बाद में हुए, कुछ लोग पाकिस्तान की सेना में गए। तो क्या हुआ, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, माउंटबेटन ने एक सबसे अच्छा काम क्या किया था। माउंटबेटन ने जो सेना थी दोनों आर्मी, पाक आर्मी बाद में बनी और इंडियन आर्मी, ये दोनों माउंटबेटन के अंडर में थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री, ये संक्रमण काल के लिए रख ली गई थी, मतलब कोई ऐसी पेंडेमिक आती है कि ऐसा ना हो कि दोनों सेनाएं कभी आपस में ही कुछ बात हो और इधर नेहरू और जिन्ना की विचारधारा ना मिले और ये दोनों लोग आपस में ही एक दूसरे से भिड़ जाएं और एकदम से गृह युद्ध जैसी स्थिति बना के, मतलब विश्व युद्ध जैसी स्थिति बना दें। माउंटबेटन के अंडर में थी। इन दोनों सेनाओं के जो हेड थे, इनको रूल जो कर रहे थे हेड, वो हेड थे ब्रिटिश ऑफिसर ही थे। इधर क्या हुआ कि जिन्ना ने एक गेम खेला। गेम क्या खेला कि जो लोग उस समय वापस आए थे लौट के वहाँ से, उन लोगों को हथियार दिए और कुछ कबीली लोग थे, मतलब कबीलाई, मतलब कबीले के डाकू टाइप लोग थे, उनको थोड़ी छूट दी और उनसे कहा कि तुम जाके भारत पे, यानी भारत पे नहीं, उस समय भारत का हिस्सा तो बहुत बाद में बनाया कि ये जुलाई के लगभग 48 में बना है जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में नहीं हुआ है पार्ट ऑफ इंडिया, 48 में हुआ है। जिन्ना ने एक गेम खेला, कबीलाई लोगों के साथ में अपने पाकिस्तान में जो लोग लौट गए थे उस सेना को भेज के जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक करवा दिया। अब जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किस कंडीशन में कराया, जिन्ना ने ये कंडीशन दे के कराया कि अगर हम अटैक करवाएंगे तो अपना तो नाम आएगा नहीं, बात होगी तो बोल देंगे कि ये तो आपस में विद्रोह कर गए, क्योंकि वहाँ पे जिन्ना को दिखाई देता था कि यहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम ज़्यादा है, तो आम तौर पे हो ना हो पाकिस्तान का ही पार्ट बनना है। तो पक्ष में अगर वोटिंग की बात भी आएगी तो वोट भी डलवाएंगे, तो वोट भी जितने मुस्लिम हैं वो हम राष्ट्र को बना रहे हैं, मतलब धर्म के नाम पे बना रहे हैं, मजहब के नाम पे बना रहे हैं, तो मोस्टली मुसलमानों की फर्स्ट प्रेफरेंस पाकिस्तान को ही रहेगी, उसको पहले से लगता था। इधर क्या हुआ, उसने कबीलाई लोगों को भेजा और वो सेना के जो कुछ अपने जवान साथ थे वहाँ से ट्रकों में भर भर के निकले और निकल के इधर जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जो कश्मीर रियासत थी उस पर अटैक कर दिया पाकिस्तान के साथ, जो इधर बारामूला बाद की बात है। अब इधर क्या हुआ, आपका राजा हरि सिंह को पता लगा कि अटैक कर दिया कबीलाई लोगों ने, यानी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अब राजा हरि सिंह के जो ब्रिगेडियर थे ये राजेंद्र सिंह ने स्थिति को समझा, देखा और हरि सिंह से कहा कि महाराज अभी भी समय है, भारत के साथ मिल जाते हैं, तो हमारे पास एक कंडीशन रहेगी कि कम से कम भारत हम आ जाएगा तो हम युद्ध लड़ने की स्थिति में है नहीं,
कंडीशन क्या है कि हमारे पास अधिकांश जो सैनिक हैं, अधिकांश सैनिक मुस्लिम हैं और सैनिक बहुत गरीब होता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा प्रलोभन दिया गया, उनको बोला गया कि हम एक इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, मतलब एक मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हैं, अगर इसमें आओगे आपका ओहदा बढ़ेगा, आपको विशेष छूट मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा, तो अधिकांश चांस ये रहेंगे कि कहीं सेना ने विद्रोह कर दिया तो संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हरि सिंह को अपनी सेना पे इतना घमंड था, इनको जो राजा थे, राजा को इतना घमंड था, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। राजेंद्र सिंह ने कहा कि महाराज हो सकता है ऐसा हो, लेकिन महाराज मजाल माने, महाराज क्यों माने, महाराज महाराज हैं। महाराज ने नहीं माना। महाराज तो उल्टे और तैयार हो गए, बोले कि निकाल के तलवार, बोले कि चलो हम चल रहे हैं, अपन देखते हैं कौन है। तो वो कंडीशन में आ गए कि मतलब हम अब जहाज तेरा भाई उड़ाएगा। उस पोजीशन में जब आए राजा, तो राजेंद्र सिंह को एक फीलिंग अंदर से क्या आई, मुस्कुराए और बोले कि महाराज तुम आराम से बैठो, तुमसे ना हो पाएगा, अब हम ही देखते हैं। तब इन्होंने जाके फिर बाद में युद्ध किया सेना के साथ में, लेकिन कंडीशन वही हुई जिनका इनको डर था। अधिकांश जो मुस्लिम 70% मुस्लिम थी उनकी सेना, बहुत सारी सेना ने विद्रोह कर दिया अपने देश के, मतलब अपनी कश्मीर, अपनी रियासत के खिलाफ कर दिया और पाकिस्तान की सेना के साथ मिल गई। और मिल गए, हरि सिंह को संभालना मुश्किल हो गया। इधर कंडीशन क्या हुई कि सेना उधर से लड़ते 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 बारामुल्ला तक पहुंच चुकी थी। बारामुल्ला तक पहुंच गई। बारामुल्ला पे एक नदी का ब्रिज था जो श्रीनगर और इसको कश्मीर को जोड़ता था। वहाँ पे कश्मीर घाटी से श्रीनगर जिससे जुड़ता था एक ब्रिज था कोई, उस ब्रिज को राजेंद्र सिंह ने उड़वा दिया। वही वजह है आज अभी जितना कश्मीर हमारे पास में है, लगभग 30-35% कश्मीर की कंडीशन उनके पास में है, पाकिस्तान के पास, और हमारे पास में अभी जो लगभग 70% जम्मू एंड कश्मीर बचा हुआ है, ये उसी के कारण है। और जो 2-3 दिन और रुके या ये ना दिमाग लगाएं अपना, तो आज ये मैटर ही नहीं होता। और अब तक जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा पहले ही बन गया होता, और हमारा बॉर्डर होता पंजाब के पास में, लास्ट बॉर्डर होता हमारा। इधर क्या हुआ आपका, अब इन्होंने ब्रिज तोड़ दिया, सेना अटक गई, वहाँ रुक गई, अब उसको आने का मौका नहीं हुआ। जो कबीलाई लोग थे और पाकिस्तान की सेना थी, इतनी दरिंदा टाइप थे, मतलब दरिंदे टाइप थे, उन्होंने इतनी दरिंदगी की बारामुल्ला के एरिया में। अगर अभी भी कुछ पुराने लोग हैं जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं जिनको जानकारी है, उनसे अगर आप बात करेंगे जाके, तो वो आपको डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने उस टाइम पे इतनी दरिंदगी की कि किसी को नहीं छोड़ा, मुस्लिम हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल, मतलब विद्यालय वगैरह थे और हॉस्पिटल वगैरह थे, वहाँ नर्स और वो सबसे एक तरफ से लूटना, मारना, बलात्कार करना, ये सब उन्होंने इतनी तबाही मचाई कि वहाँ के लोगों से वो त्रासदी आज तक नहीं भूल पाए। वहाँ आप जाके किसी से पूछेंगे तो लगे, वहाँ बताएंगे वो आपको कितनी कंडीशन खराब कर दी, वो एकदम दरिंदे राक्षस टाइप लोग थे। अब इधर क्या होता है, हरि सिंह सदमे में, हरि सिंह को कहा, राजेंद्र सिंह ने कहा कि महाराज भाग जाओ यहाँ से, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए भाग गई है, श्रीनगर से जम्मू आ गए। अब इधर क्या हुआ, राजा भाग गए, राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। बीपी मेनन गए थे बात करने के लिए फिर से, और इनके जो एक मंत्री थे वो हिमाचल के थे, उनका क्या नाम था, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो हरि सिंह के मंत्री थे, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं, तो वो और बीपी मेनन गए। राजा ने तब भी मतलब विलय करने से मना कर दिया, कहा कि अभी नहीं। जब तबाह कर दिया ना, उधर ब्रिज वगैरह तोड़ दिया, और जब पता लगी, जब खबर मिली कि ये कंडीशन हो गई है, तब जाके कंडीशन पे विलय किया, कंडीशनिंग विलय, विलय पत्र पे साइन तब किए। फिर वो विलय पत्र पे साइन किए, बाकायदा लिखा उस पर कि हम मतलब जो जो हमारे विलय पत्र की कंडीशन थी उन्हीं कंडीशनों को वो हुई, क्योंकि ये नहीं वो ये नहीं वो करके विलय किया। और विलय करने के बाद में बीपी मेनन आए दिल्ली। एक कंडीशन और थी ना उसमें भी, विलय पत्र में भी कंडीशन थी कि पहले तो राजा साइन करे, फिर प्रधानमंत्री साइन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे हम इसमें आपको मिला रहे हैं। तीसरी कंडीशन की फिर इसमें जो माउंटबेटन है वो अप्रूव करें, वो साइन करें। अब बीबी मेनन आए इधर विलय पत्र लेके माउंटबेटन के साथ में, माउंटबेटन के बाद माउंटबेटन से कहा, तो माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है हम कश्मीर को भारत में विलय करते हैं। फिर विलय हो गया। अब क्या हुआ, पटेल जी ने कहा कि सेना भेजो, फटाफट सेना को तैयार करो।
तो माउंटबेटन ने अफसर को बुलाया, कहा कि सेना के पास रिसोर्सेस नहीं है, हम अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, ये है वो है करके चार कहा कि अरे तुम युद्ध करो यार, युद्ध नहीं करोगे सवेरे तक पता लगेगा कि उधर कश्मीर होगा ही नहीं। ये राजा इतने सदमे में आ गया हरि सिंह, इसने अपने मतलब जो ब्रिगेडियर या DI जो भी था इसका पर्सनल सिक्योरिटी में, उसको बोला कि सुबह अगर खबर ये ना मिले कि भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई है और जाके उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, अगर ये खबर ना मिले तो मुझे जगाना मत, मुझे गोली मार देना। लेकिन फिल्मी स्टाइल, फिल्मी सीन हुआ। इधर BP मेनन दिल्ली आए, माउंटबेटन के सामने योजना के प्रस्ताव पे माउंटबेटन के हस्ताक्षर हुए। माउंटबेटन के हस्ताक्षर होने के बाद में तुरंत दिल्ली से प्लेन उड़े एयरफोर्स के, और यहाँ से प्लेन उड़े श्रीनगर, सेना पहुंची, और श्रीनगर में सेना पहुंचने के बाद में ऑपरेशन शुरू किया सेना ने ऑपरेशन शुरू किया, और ऑपरेशन कई महीनों तक चला, और कई महीनों तक चलने के बाद में जिस स्थिति पर अभी हैं हम, वहाँ तक हमने खाली करवा लिया, और हो सकता है 2-4 महीने और लग जाते हैं कि घर में ढूंढ के एक सर्च ऑपरेशन जैसे हमारी अभी सेना चलाती है उस टाइप से सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लोग ढूंढ के उनको मारे गए। लगभग 2 लाख आदमी मारे गए थे उस टाइम पे। उस टाइम के मतलब कुछ रिपोर्टें ऐसी थी। अब इसमें क्या है, इसमें एक कंडीशन और है। हमारे नेहरू जी पहुंच गए UN में, उधर पाकिस्तान भी पूरी दम भरे हुए थे ना। जिन्ना ने भी कहा कि ना युद्ध के लिए, कहा कि भारत ने अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया। बोला हम विलय को मानते नहीं है, तो माउंटबेटन ने कहा तुम्हारे विलय मानने ना मानने से होता क्या है, विलय तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ हुआ, तुमको मानने से मतलब ही क्या है। अप्रूवल हमने दिया, विलय हम करा रहे हैं, भारत के साथ विलय हो रहा है, तुम तो मानो ना मानो बात एक ही है। तो जिन्ना ने पूरा उफने, लेकिन वही जो कंडीशन ये जो रखी थी ना, ये कंडीशन लास्ट में काम आई। जिन्ना ने जो उस टाइम प्रेजेंट ब्रिगेडियर था, जो सेना का सेनाध्यक्ष था पाकिस्तान सेना का, पाकिस्तान आर्मी, उसको बोला, उसने कहा कि ना हम युद्ध कर ही नहीं सकते हैं। और ख़ास करके क्योंकि अभी यहाँ भी अफसर, यहाँ भी सेना है ब्रिटिश और यहाँ भी ब्रिटिश, तो तुम तो उनसे डायरेक्ट आपस में युद्ध करवाने के चक्कर में लगे पड़े हो। तो जिन्ना की बात नहीं हुई, मानी, जिन्ना मन महसूस के रह गए। नेहरू जी पहुँच गए UN में, और नेहरू पहुँच गए UN में। नेहरू ने चैप्टर 7 के तहत कंप्लेंट कर दी UN में। इसमें एक चीज़ समझ लेनी और ज़रूरी है कि चैप्टर 7 और चैप्टर 6 दोनों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि चैप्टर 7 में जो कंप्लेंट करती है उसमें एक कंडीशन रहती है। उसमें एक कंडीशन ये रहती है कि आप UN के फैसले को माने या ना माने, मतलब 2 पक्ष, 2 में से कोई पक्ष ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर 6 की कंप्लेंट जो होती है, चैप्टर 6 की, इसमें कंडीशन नहीं होती है आपके पास में। इसमें UN जो फैसला देगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। इधर क्या हुआ, हमारे नेहरू जी ने कंप्लेंट कर दी जाके चैप्टर 7 के तहत। तो लगभग 4 महीने बाद UN का एक रेजोल्यूशन आया, मतलब एक संकल्प पत्र आया। उसमें एक कंडीशन दी गई, कई कंडीशन दी गई। उसमें कुछ 2-3 कंडीशन हम अभी जिन कर लेते हैं। जो UN का संकल्प पत्र आया संयुक्त राष्ट्र का, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 कंडीशन आई। सबसे पहले एक कंडीशन ये आई कि यथास्थिति जिस पोजीशन में, मतलब सीज फायर जिसे बोलते हैं, मतलब सीज फायर करना, यानी जिस पोजीशन पर अभी आप हो इसी पोजीशन में यथास्थिति रुक जाना। इसमें एक कंडीशन और है कि जिन्ना ने कबूल किया था UN में कि हमारी, मतलब जो वहाँ की पाकिस्तान की सेना थी, वही जो वहाँ से आए थे लड़के, वो भी इस युद्ध में थे। इसलिए फैसला जो ये हमारा इसका चैप्टर 7 में कंप्लेंट की, जो हमारा UN का रेजोल्यूशन आया, ये मतलब संकल्प आया, ये हमारे थोड़ा पक्ष में था। इसको एक समझना जरूरी है। इसमें UN ने कहा कि सबसे पहले सीज फायर का मतलब कि आप जिस यथास्थिति में हो वहीं पर रुक जाएंगे, ना इधर से फायर होगा ना उधर से फायर होगा। इसको बोलते सीज फायर। जो भी हम बीच में सुनते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो कभी इधर से गोली चलती है, उधर से चलती है, फिर बाद में इधर से चलती है, तो उसको बोलते हैं सीज फायर का उल्लंघन। ये सीज फायर उसी का है जो संकल्प आया था संयुक्त राष्ट्र का। दूसरी कंडीशन आई LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब जिस लाइन पे प्रेजेंट, जिस पोजीशन पे सीज फायर हुआ उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब इस एक्चुअल लाइन पे, जैसे अभी मान के चलो हम इसको बनाएं, ये हम मान लें J&K,
इसमें इधर हो गया आपका पाक, इधर हो गया आपका इंडिया। इसमें क्या हुआ, यहाँ से ये मान लो इतने बीच में ये 35 एरिया भी हो गया POK, ये इंडिया के वहाँ मतलब पाकिस्तान वाले बोलते हैं ये मकबूजा कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर, यानी आज़ाद कश्मीर सेना जो जिन्ना ने बोली थी, आज़ाद कश्मीर ये हो गया इधर उनका। ये हो गई LOC ये वाली, जिस पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे रुक जाओ। चूँकि जिन्ना ने ये बात कबूली थी कि आज़ाद कश्मीर सेना में पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल थे और पाकिस्तान के कबीलाई लोग शामिल थे, जो अभी बहुत सारे लोग प्रेजेंट टाइम POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बसे हुए हैं। मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम हैं, इसलिए कोई ऐसा ऑपरेशन अभी न चलाया जाए, मतलब प्रेजेंट टाइम जिस स्थिति पर उसी स्थिति पर रुका जाए। और तीसरा विकल्प ये आया कि पाकिस्तान पहले, मतलब क्योंकि उन्होंने कबूल किया था कि हमारे यहाँ पे लोग हैं, पाकिस्तान पहले अपनी सेना हटाएगा पाकिस्तान। तीसरा आया कि पहले पाक अपनी सेना हटाएगा और जो लोग हैं पाकिस्तान ने कबूल किया उन लोगों को हटाएगा। और जब ये कंडीशन होने के बाद में, जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद भारत, मतलब जब ये सूचना देगा पाकिस्तान कि हमने ये दोनों कंडीशन ये मान लिया, मतलब ये कर दिया है, उसके बाद जब UN को सूचना देगा तो UN भारत को बोल के भारत फिर अपनी सेना हटाएगा। भारत यहाँ से अपनी सेना को ले जाएगा यहाँ पे। जब पाकिस्तान के लोग चले जाएंगे, पाकिस्तान की सेना यहाँ से चली जाएगी, तब जाके भारत यहाँ से सेना अपनी हटा के जम्मू एंड कश्मीर को पूरा खाली करेगा और पाकिस्तान भी खाली करेगा। दोनों खाली करने के बाद फिर होगा यहाँ पे जनमत संग्रह। हालांकि होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन तब जाके होगा जनमत संग्रह। ये हमारे पश्चिम में जो फैसला आया UN का, और उसी पे अभी तक है कि फिर जिन्ना ने बाद में माना नहीं, और अभी तक हमारा वो मैटर अभी तक सॉल्व हो नहीं पाया। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहीं पे है। तो ये पहले पाकिस्तान दोनों मान ले, मानेगा नहीं, मान लेगा तब जाके हम यहाँ पे जनमत संग्रह पूरे में करवाएंगे। तब इनके पास दो विकल्प होंगे, जो पाकिस्तान में जाना चाहे तो पाकिस्तान में चला जाए, जो भारत में आना चाहे वो भारत में चला आए। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे हम आगे शुरू करते हैं कि 1948 मतलब 48 के बाद 370 क्यों आई, 370 एंड 35A अभी रिसेंटली हटाई गई ना 2019 में, ये क्यों आई, क्या बात करते हैं, इसको क्लियर कर ले। मूर्छा वाली कंडीशन में नहीं आ रहे हो अभी लोग, आप लोग मूर्छा वाली कंडीशन में जब भी आने लगोगे। कितना टाइम हो गया, बंद करें, चलो समय को की गर्मा को तुम्हारे देखते हुए तो कल शुरू करें। नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है।